हाय। आज हम लोग बात करेंगे डेट फंड के बारे में। सो वन ऑफ द important aspect of our portfolio is that we need to have a debt fund at least up to certain percentage based on our based on our risk profile. बट एक चीज़ ये मैं नोटिस किया हूँ कि not many people understands how bonds or debt fund works. If you see in the recent last year, so in the first half of the year, rate of interest actually went down. The government cut the rates, and because of that, there was a rally in the long duration bonds. एंड अभी लास्ट 2-3 महीना से क्या हो रहा है कि थोड़ा सा रेट्स जो है 10 years GSEC they are going up, and because of that we are seeing kind of drawdowns in the mutual funds in the of the debt funds basically category. So people who are holding long duration funds, for example guild fund or G6 funds, so इस तरह के funds are showing around 2 to 3%, 4% of drawdown right now. So ये कैसे काम करता है, आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, इसको समझने के लिए पहले बेसिक्स बहुत क्लियर होना ज़रूरी है. सो आज हम लोग इस पे ही बात करेंगे. सो आई विल ट्राई टू कवर दिस आर द टॉपिक्स. फर्स्ट इज़ मैं थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ द बॉन्ड्स क्लियर करूँगा. उसके बाद सेकेंड में हम लोग आएंगे कि इंटरेस्ट रेट कैसे मैटर करता है बॉन्ड्स के प्राइसिंग में, यील्ड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट यील्ड्स, हाउ डेट म्यूचुअल फंड्स वर्क, डेट म्यूचुअल फंड्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन, मैकले ड्यूरेशंस, जो भी म्यूचुअल फंड्स अपना दिखाते हैं पोर्टफोलियो में, उसको कैसे इंटरप्रेट करें, कैसे समझे, और कैसे उस ओवरऑल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कैसे करें. मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो आपको होपफुली ये बॉन्ड्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. And I will start from very basic. So if you have no idea about bonds, I hope to make you feel easy or feel comfortable with bonds after this video. So चलिए समझते हैं क्या है. सबसे पहले बॉन्ड्स का बेसिक समझते हैं. बॉन्ड्स समझने के लिए सबसे हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो बैंक्स में मिलते हैं, FD, ये सभी को पता है. तो आप पहले समझिए कि एक फिक्स डिपॉजिट आप बैंक का कोई भी ले लीजिए, तो उसमें क्या क्या होते हैं. एक फिक्स डिपॉजिट का प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. तो कोई भी फिक्स डिपॉजिट को हम ऐसे समझते हैं कि अच्छा इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है. पहला क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि उस FD का इस बैंक में 7% दे रहा है, उस बैंक में 8% दे रहा है. सो ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक, उसका जो प्रकृति है, एक इंटरेस्ट रेट. सेकंड हो गया पीरियड, कि कितना साल का FD है. और तीसरा हो गया पेमेंट फ्रीक्वेंसी. पेमेंट फ्रीक्वेंसी होता है कि आपको जो ब्याज और या इंटरेस्ट विच यू आर गेटिंग इज हाउ फ्रीक्वेंटली दे आर पेइंग. ठीक है. अभी इसको समझिए कि ये FD अगर है तो फिर बॉन्ड क्यों चाहिए. तो पहले समझते हैं कि FD के साथ प्रॉब्लम क्या है और कैसे बॉन्ड्स इसको सॉल्व करता है. तो देखिए, FD के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप इसमें एग्ज़िट नहीं कर सकते हैं. अगर आप 5 साल का FD किए और अगर एग्ज़िट करते हैं तो कुछ पेनल्टी लगता है. बिना पेनल्टी के आप एग्ज़िट नहीं कर सकते हैं एनी टाइम. तो आप बोलेंगे कि ठीक है, आपको अगर 5 साल का FD कराया क्यों, 1 साल का FD करा लीजिए. देखिए, 1 साल का FD कराएंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, 5 साल के FD में ज़्यादा मिल रहा है. ठीक है. तो एग्ज़िट का मतलब है कि आप 5 साल वाले ही FD को लेके, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि अगर आपको
दूसरे साल में ही निकलना है तो बिना पेनल्टी दिए आप नहीं निकल सकते हैं एफडी में। ये हो गया पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम एफडी में साथ ये है कि हर बैंक जो भी अपना इंटरेस्ट देती है एक एक तरह से डेमोक्रेटाइज नहीं है। बेसिकली डेमोक्रेट मतलब मार्केट नहीं है। सो अगर आईसीआईसीआई बैंक कल को चाहे 8% का इंटरेस्ट देना, वो दे सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एसबीआई 9% दे रहा है या एचडीएफसी 6% दे रहा है, उससे उनको ज़्यादा मतलब नहीं पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। यही अगर आप मार्केट, किसी भी तरह का मार्केट होता है जहाँ पे कंपटीटिव बिड्स एंड आस्क होता है, तो ये एफडी का इंटरेस्ट रेट बैंक टू बैंक इतना वैरी नहीं करेगा जितना आज के दृष्टि में प्रेजेंटली करता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज बैंक्स, आप कोई भी आके बैंक्स खोल नहीं सकते हैं, ठीक है? तो इट्स अ रेगुलेटेड एंटिटी, इसलिए वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कंप्लीटली एज ए परफेक्ट इफिशिएंट मार्केट वाला जो इंटरेस्ट रेट है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो इसको बॉन्ड्स कैसे सॉल्यूशन देता है, तो इसको समझते हैं। सी बॉन्ड्स में क्या है, एफडी की तरह ही फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, कोई झंझट नहीं है। इसका पेमेंट फ्रीक्वेंसी भी आपका फिक्स्ड टर्म है, तो हर साल का बॉन्ड्स आपको देगा, 6 महीना पे देगा, जैसा भी है टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है वो आपको एफडी की तरह ही मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड्स में एक और अच्छा चीज़ है कि लिक्विडिटी इश्यूज नहीं है, इसके लिए सेकेंडरी मार्केट है, तो आप इसको खरीद बेच सकते हैं। बट जहाँ तक इंडिया का सवाल है, तो अभी इतना भी प्रचलित नहीं है इंडिया में कि आपको लिक्विडिटी इशू ना हो, बट मार्केट है। आप एनएससी में जाके डीमैट अकाउंट अगर आपका है तो आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। उसके बाद है कि एफडी के कंपेयर में ये डेमोक्रेटिक है। सो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि मैं 6% ही दूँ तो 6% में ही आपको खरीदना है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जब भी बॉन्ड इशू करती है, कंपनी जब भी बॉन्ड इशू करती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट गोज़ थ्रू ऑक्शन, ऑक्शन मार्केट के थ्रू बॉन्ड का प्राइस डिसाइड होता है। मैं आपको आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा कि कैसे प्राइस रिफ्लेक्ट करता है कि आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कैसे वैरी करता है प्राइस के साथ। सो बॉन्ड्स एक सॉल्यूशन देता है कि आप इसको एनी टाइम एग्जिट कर सकते हैं बिना पेनल्टी के। तो आप सोच के देखिए, 5 साल का आप एफडी लेके बैठे हैं और दूसरा साल में आपको निकलना है, तो आप बिना पेनल्टी के आप आराम से निकल सकते हैं, इसमें ऑप्शन है। तो ये इस मामले में एफडी से बेटर है। तो थोड़ा सा समझते हैं कि कितना टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होता है। देखिए, बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करती है, जो जीसेक्स, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, इसको जीसेक बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आरबीआई के थ्रू बॉन्ड्स इशू करते हैं, स्टेट्स भी बॉन्ड्स इशू करते हैं, इसको एसटीएल बोलते हैं। तो एक हो गया गवर्नमेंट बॉन्ड्स। म्यूनसिपल बॉन्ड्स ये मोस्टली इंडिया में नहीं इशू होते हैं, बट बाहर के कंट्रीज़ में लोकल गवर्नमेंट्स जो होते हैं म्यूनसिपल बॉन्ड्स इशू करते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं जो कि कंपनीज रेज करते हैं, कंपनीज भी पैसा उठाती है मार्केट से। पीएसयू बॉन्ड्स आप देखे होंगे, हमारे यहाँ बहुत सारे पीएसयू सेक्टर्स के जो कंपनीज है वो लोग भी बॉन्ड्स इशू करते हैं। कुछ कुछ बॉन्ड्स उसमें टैक्स फ्री भी होते हैं। और सुपर नेशनल बॉन्ड्स जो वर्ल्ड ओवर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये लोग इशू करते हैं। अभी मैच्योरिटी की तरह से बॉन्ड्स का टाइपिंग क्या होता है? शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हो गया, लेस देन 3 साल से कम का बॉन्ड्स मैच्योरिटी है तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड होता है। देखिए, ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स ये गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इशू करती है। जो भी 365 डेज से कम, लेस देन 1 साल के अंदर का जो बॉन्ड्स होता है उसको टी बिल्स बोलते हैं, ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स जो है वो 3 साल से नीचे का हुआ। मीडियम टर्म्स बॉन्ड्स जो होता है 3 से 10 साल का उसका टर्म्स होता है, और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स 10 साल प्लस का है। उसमें एक और आता है परपेचुअल बॉन्ड्स। सो परपेचुअल बॉन्ड्स का क्या है कि इसका कोई मैच्योरिटी नहीं होता है,
तो इसमें क्या ऐसा है कि आपको पैसा कब वापस मिलेगा, तो इसमें पैसा आपको वापस नहीं होता है, इसमें जो इंटरेस्ट है वो आपको इनडेफिनेटली मिलता रहेगा। तो आप बोलेंगे कि आप मुझे वो प्रिंसिपल तो मिलेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए ये एफडी की तरह तो है नहीं, आप इसको बेच सकते हैं मार्केट में, और जब बेचेंगे तो आपको प्रिंसिपल और इसका साथ जो भी एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है वो भी आपको वापस मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा है। तो इसमें आप सोचिए कि किसी कंपनी ने परपेचुअल बॉन्ड्स इशू कर दिया, तो उसको प्रिंसिपल वापस करने का कोई टेंशन नहीं है, वो कीप्स ऑन अपना इंटरेस्ट पेमेंट करते रहेंगे indefinite time तक, and that's how perpetual bonds are coming into the market. तीसरा है बाय कूपन इंटरेस्ट टाइप। तो बॉन्ड्स का कोई फिक्स रेट बॉन्ड्स भी होता है जो कि कांस्टेंट कूपन पे करता है। कूपन इज नथिंग बट जो भी ब्याज आपको हर साल मिलता है या 6 महीना पे मिलता है उसको कूपन्स बोलते हैं बॉन्ड्स के टर्म में। आप जो एफडी में इंटरेस्ट बोलते हैं वो यहाँ पे कूपन्स कहलाता है बॉन्ड्स के टर्मिनोलॉजी में। तो ये फिक्सेड भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी होता है। तो कुछ कुछ बॉन्ड्स ऐसा भी होता है जो कोई बेंचमार्क रेट्स होता है, जैसे आप MCLR हो गया, लाइबोर हो गया, तो ये सब इंडेक्स होता है जहाँ पे जिससे वो कनेक्टेड होता है, तो इसको फ्लोटिंग रेट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे अगर इंडिया के संदर्भ में बात करें तो कुछ बॉन्ड्स होंगे जो RBI के जो रेपो रेट्स है या उससे लिंक कर देंगे। तो जैसे आपका होम लोन आजकल सारा फ्लोटिंग्स चलता है, तो RBI के द्वारा जो भी रेट डिसाइड होता है उसके बेसिस पे वो आपका रेट फ्लक्चुएट करता है। जैसे होम लोन का फ्लक्चुएट करता है वैसे ही बॉन्ड्स का भी फ्लक्चुएट होता है, तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। एक और टाइप का बॉन्ड होता है वो जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स में क्या होता है कि इसमें कोई कूपन आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको हर साल कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और इसका जो रिडीम होता है वो फेस वैल्यू पे होता है। तो मान लीजिए आपको 1000 रुपये का बॉन्ड है, इसमें कोई भी कूपन आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, और बोलेगा कि 10 साल बाद आपको ये 1000 रुपये मैं दूंगा। तो आपको फ़ायदा कैसे होगा, क्या क्यों आप लेंगे, तो ये जो बिकेगा ना ये डिस्काउंट में बिकता है। तो ये 1000 रुपया जो है आपको 10 साल बाद मिलेगा, तो ये मार्केट में बिकेगा मे बी 500 रुपये में, या मे बी बिकेगा 400 रुपये में। तो ये जो है इनबिल्ट इंटरेस्ट उसमें ही एज ए प्रिंसिपल एक्यूमुलेशन जिसको बोलते हैं, कि आप जो इंटरेस्ट है वो एक्यूमुलेटेड है ऑलरेडी एज ए डिस्काउंट इन दैट प्राइस, तो वो आपको जीरो कूपन बॉन्ड्स होता है। तो आप 400 में कर दे, 10 साल बाद वो 1000 रुपये आपको दे देगा। दैट्स हाउ इट गोज। और एक टाइप का है सिक्योरिटी बैकिंग। तो एक सिक्योर्ड बॉन्ड्स होता है जो कि कोलैटरल मतलब कोई एसेट्स के अगेंस्ट इशू होता है, ठीक है। तो अभी जैसे RBI इशू करती है अगर बॉन्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट तो सॉवरेन है, तो बेसिकली गवर्नमेंट्स को तो कोई सिक्योरिटी चाहिए नहीं, वो तो प्रिंट कर सकते हैं। तो दैट इज़ लाइक सॉवरेन बॉन्ड्स, तो उसके लिए हमें कोई कोलैटरल्स का ज़रूरत नहीं पड़ता है, हम लोग गवर्नमेंट पे बिलीव करते हैं। वैसे ही बट कंपनीज होती है तो वो किसी एसेट्स को अपना कोलैटरल बोलेंगे कि इसके अगेंस्ट में इस बॉन्ड को इशू कर रहे हैं। अगर कंपनी के पास अपना कोई प्रॉपर्टी है, लैंड है, या जो भी है, वो कोलैटरल होते हैं, एसेट्स होते हैं, उसके बैक करके सिक्योरिटीज इशू करते हैं, इसको सिक्योर्ड बॉन्ड्स बोलते हैं। दूसरा टाइप होता है अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है कि आप जस्ट नाम पे कि हाँ रिलायंस है, आदित्य बिरला है, या जो भी है, टाटा है, उसके नाम पे उसके क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब आप जानते हैं कि ये कंपनी कभी डिफ़ॉल्ट नहीं की है और आगे में आपको भरोसा है कि ये डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी, इस बेसिस पे आप उस बॉन्ड्स को खरीदते हैं। तो इसमें कोलैटरल नहीं होता है, इन केस अगर कंपनी डूब गई तो आपका पैसा नहीं मिलने का भी चांस होता है। तो इसको अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स बोलते हैं। और तीसरा टाइप है कवर्ड बॉन्ड्स, जो कि एसेट्स के द्वारा बैक्ड है, बट इन्वेस्टर के पास दो डुअल रिकोर्स होता है कि आप इधर इसको एसेट्स के इसमें एवरेज में उसको आप रिडीम कर सकते हैं, या फिर मैं इसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो आप इतना जान लीजिए कि ये बॉन्ड्स इतना टाइप का होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं स्लाइड 3 पे, कि आप देखिए इंटरेस्ट रेट मैटर क्यों करता है। अभी आप सोचिए अगर आपके पास एफडी है
और एफडी पे आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। आपने सपोज़ कीजिए कि 10,000 रुपया या 5,000 रुपया ही मान लीजिए, 1,000 रुपया लेके आपने उस एफडी को लगाया है, 10% का रेट 5 साल के लिए आपको फिक्स्ड हो गया। अभी नेक्स्ट ईयर अगर इंटरेस्ट रेट 10% से घट के 5% हो जाए, तो अब आप क्या सोचेंगे कि अरे मैं तो कितना लकी था, 1 साल पहले ही मैं फिक्स कर लिया हूँ उसको, तो अभी दो इन जनरल बाकी जगह में मुझे सबको 5% का रेट मिल रहा है, बट मैं पहले खरीद चुका हूँ तो मुझे 10% का रेट मिलते जा रहा है। बट बॉन्ड्स में अगर इसी बात को आ जाए तो आप इस बॉन्ड्स को सेल कर सकते हैं, इस एफडी को आप सेल कर सकते हैं मार्केट में। तो सर्टेनली अभी जब मार्केट में 5% का रेट मिल रहा है और आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर 10% का रेट मिल रहा है, तो आप तो उसको 1,000 रुपया में तो देंगे नहीं। आप तो बोलेंगे नहीं नहीं, अभी तो क्या हो रहा है कि देखिए, अगर 1,000 रुपया है, 10% का रेट है, तो मुझे हर साल 100 रुपया मिल रहा है। यही 1,000 रुपया अभी मैं लगाऊं 5% के रेट से, तो मुझे मिलेगा सिर्फ 50 रुपया। और 5 साल का है अगर, तो अभी 1 साल बाद ये चेंज हुआ है, तो 5 साल का है तो आपने 1 साल तो 100 रुपया उठा लिया। अभी नेक्स्ट 4 साल में भी आपको 100 100 100 100 4 बार मिलेगा। और जो अभी अगर सेकेंड ईयर में नया एफडी कराने जाएगा तो उसको सेम पैसा पे 1,000 रुपया पे 50 50 50 50 रुपया मिलेगा। तो आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर 50 रुपया एक्स्ट्रा ऑलरेडी इनबिल्ट है। तो अगर ये 50 रुपया 4 साल के लिए अगर देखा जाए तो 200 रुपया का एक्स्ट्रा प्रीमियम जो है आप ऑलरेडी जो इंस्ट्रूमेंट होल्ड कर रहे हैं उस पर आपको मिल रहा है। तो अब आप जब अगर इसको बेचते हैं, अगर बेचने का ऑप्शन होता है जो कि बॉन्ड्स में होता है, तो आप बोलेंगे अब तो मैं 1,000 रुपया में नहीं दूंगा, अभी इसके हिसाब से 5% हो गया, तो मेरा फेयर प्राइस जो है, रीजनेबल प्राइस जो है, अब 1,200 हो जाता है इस बॉन्ड का। तो अब मैं देखूंगा कि 1,200 के अराउंड इसको मैं सेल करूं। अब देखिए, आपका जो इंटरेस्ट रेट, जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट रेट घट गया, इस कारण से आपको एक तो फ़ायदा हो गया प्रिंसिपल में, जो आपने 1,000 रुपया दिया था उसका आपका 1,200 अभी मिल रहा है, और दूसरा 100 रुपया आपका 1 साल का वो इंटरेस्ट भी मिला है। तो आपको नेट नेट 300 रुपया का फ़ायदा हो गया एक ही साल में, ठीक है। तो आप सोचिए, 1 साल में 1,000 रुपया पे 300 रुपया का फ़ायदा, मतलब आपने 30% का रिटर्न जनरेट कर लिया। तो एक ये सिंपल से एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि अगर एफडी को, या फिर एफडी जिसको अगर हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, बाई एंड सेल कर सकते हैं, एंड उसको ही अगर मैं बॉन्ड्स बोल रहा हूँ, तो जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट रेट के कारण कैसे मेरा बॉन्ड प्राइस चेंज हो जाता है, एंड फेयर वैल्यू मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे फेयर वैल्यू उसका डिसाइड होता है, और इस कारण से बॉन्ड्स एप्रिशिएट होता है। मैं इसको आपको बाद में एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेके सारा डिटेल में करके दिखाऊंगा कि कितना चेंज होता है। तो अभी इंटरेस्ट रेट कैसे मैटर किया आपको समझ में आया कि अगर इंटरेस्ट रेट घट गया तो मेरा बॉन्ड प्राइस अप हो गया, बढ़ गया, समझ में आया। अभी उल्टा अगर करें, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता, ठीक है, तो यही बॉन्ड प्राइस घट जाता। क्यों? सोचिए, अगर 10% का रेट आपको मिल रहा है और कल को 20% हो गया 1 साल बाद, तो कोई आपसे बॉन्ड क्यों खरीदेगा? आपका बॉन्ड तो 10% दे रहा है। किसी और, जब भी अगर मैं नया एफडी लेने जाऊँ तो मुझे 20% मिल रहा है, तो अगर मैं 1,000 रुपया लगाऊँ तो मुझे 200 रुपया मिलेगा, बट आपका तो 100 ही रुपया दे रहा है, समझ रहे हैं। तो हर साल का 100 100 रुपया का घाटा, मतलब 400 रुपया का घाटा अगर मुझे हो जाएगा अगर मैं आपसे बॉन्ड खरीदता हूँ, तो ये जो 400 रुपया का घाटा हो गया लमसम, तो इसलिए मैं आपका बॉन्ड्स का जो प्राइस है उसको मैं फेयर बोलूँगा कि 600 के अराउंड। और मैं अराउंड अराउंड क्यों बोल रहा हूँ, क्यों 600 एग्जैक्टली नहीं, बिकॉज देखिए, मनी का ना टाइम वैल्यू होता है। तो जो पैसा 100 रुपया आज के रेट में जो 100 का वैल्यू है,
4 साल बाद का जो 100 रुपया हो दोनों इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो इस कारण से मैं इसको अराउंड बोल रहा हूँ। तो 400 के अराउंड आप डिस्काउंट मान के चलिए, तो आपको 100,000 रुपया का बॉन्ड अब आपका 400 रुपया 600 रुपया हो गया होगा, तो आपको लॉस हो जाएगा 400 का। अब देखिए ये जो लॉस है ये ओनली मार्क टू मार्केट है बेसिकली, ये आपका कोई रियल लॉस नहीं है। ये लॉस तब तक अनरियल है जब तक आप इसको रियलाइज नहीं करते मार्केट में। अगर आप इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो मार्केट में इंटरेस्ट रेट इधर जाए उधर जाए उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो सेकेंड ईयर्स में ज़्यादा बढ़ गया वो आपको नहीं मिल रहा है, तो दिस इज़ द रिस्क। अदरवाइज अगर आप उसको होल्ड कर रहे हैं पूरा कंप्लीट मैच्योरिटी तक, देयर इज़ नो रिस्क, you will get whatever the term, whatever the money is guaranteed in the terms, coupon plus the principal amount as per the timeline, ठीक है। तीसरा है हाउ ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड्स, सॉरी सेकेंड, हाउ ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड्स इफेक्ट इंटरेस्ट रेट। देखिए अभी यही 5 साल का बॉन्ड है, तो मैं आपको दिखाया कि 100 रुपया का चेंज, अगर 5% हो गया तो 100 रुपया का चेंज आपको बढ़ गया, और अगर 20% इंटरेस्ट रेट हो गया तो वहीं 100 रुपया आपका घट गया। तो ये जो मैं ऐड कर रहा हूँ 5 साल के लिए, ये अगर 10 साल होता तो और भी ज़्यादा हो जाता हमारा आइदर प्रॉफिट और लॉस। और यही अगर बॉन्ड्स का टाइम पीरियड अगर 2 साल होता तो ये कम हो जाता। तो ये आपको इंट्यूशन से आपको समझ में आ रहे हो कि ड्यूरेशन कैसे मैटर करता है बॉन्ड्स का, इंटरेस्ट रेट और कैसे उसका ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड्स जो है कैसे प्राइसिंग भी इफेक्ट करता है विद इंटरेस्ट रेट। सो अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ और लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स है तो आपका प्राइस ज़्यादा इफेक्ट होगा कंपेयर टू शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड्स। क्लियर है। अभी तीसरा आ गया इन्फ्लेशन। देखिए इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट पड़ता है, जो नेट यील्ड आपका जो मिल रहा है, जैसे बॉन्ड प्राइस पे ही अगर बात करें कि इंटरेस्ट रेट कैसे बॉन्ड प्राइसिंग आपका चेंज करेगा। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया, सोचिए, तो जो आपका कूपन का वैल्यू है, जो आपको 100 रुपया मिलता हर साल में जो कूपन रेट है, वो कूपन रेट का वैल्यू अब घट जाएगा बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो जो मनी का वैल्यू है जो पहले जो था उससे कम हो गया, तो इस कारण से उस बॉन्ड का प्राइस में वो इफेक्ट आएगा और इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण बॉन्ड का प्राइस घटेगा। क्लियर है। एंड इसका उल्टा, अगर इन्फ्लेशन घटा तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा। और चौथा है हाउ क्रेडिट रिस्क अफेक्ट्स इंटरेस्ट रेट। तो देखिए अगर आप किसी कंपनी का बॉन्ड ले रहे हैं या फिर इवन कंट्रीज़ का भी आप देखेंगे तो अगर वर्ल्ड वाइड आप देखें तो सारा कंट्रीज़ को जो रेटिंग एजेंसीज है वो रेट करते हैं एट टर्म्स ऑफ कि कितना क्रेडिट रिस्क है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया को देखें तो कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी BBB- देते हैं, कुछ कुछ अभी BB+ पे आए हैं या कुछ कुछ BB- पे है, जो भी है। तो एंड अगर आप यूएस का देखेंगे तो AA पे है या AA है। तो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ रेटिंग जहाँ पे आपको क्रेडिट वर्दीनेस कॉज किया जाता है, रेट किया जाता है कि आप कितना क्रेडिट वर्दी है। एंड ऑन दैट बेसिस जो ग्लोबल मार्केट में जो सॉवरेन बॉन्ड्स है उसका इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है कि अगर कोई कंट्री बहुत रिस्की है, अगर बहुत अच्छा इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, तो पीपल विल चार्ज मोर इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू गिव लोन्स। और सो बेसिकली आप जब बॉन्ड्स बाई करते हैं गवर्नमेंट को, तो इट इज़ काइंड ऑफ कि आप से गवर्नमेंट लोन ले रही है, ठीक है, और वो लोन के बदले आपको ब्याज देती है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज़ बीन सर्कुलेटेड और taught in the colleges and school. So how credit risk affects interest rate? So अगर क्रेडिट रिस्क ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, क्रेडिट रिस्क कम है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप रिसेंटली आप देखे होंगे कि यूएस में ड्यू टू जो भी टर्मोइल एंड टैरिफ्स के कारण लोगों का जो भरोसा है वो थोड़ा सा कम हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट
यूएस का जो क्रेडिट रिस्क है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, एंड दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन देयर bonds price. If you see their 20-year GSEC or 10-year GSEC US ka yields will be around 4 and 6, 4.5, 4.6. It is rising for the last couple of 1 or 2 years. Now if you see the another part is supply and demand. So देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो सेकेंडरी मार्केट में बाई एंड सेल करते हैं उसके कारण भी बॉन्ड्स का प्राइस अफेक्ट होता है. तो इट इज़ सिंपल गेम ऑफ सप्लाई डिमांड. अगर कोई टैक्स फ्री बॉन्ड्स है तो आप उसका डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर उसका प्राइस बढ़ जाता है, एंड अकॉर्डिंगली प्राइस बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया. अभी इंटरेस्ट रेट कैसे कम हुआ, देखिए आपको एक नेचुरल क्वेश्चन आएगा, इंटरेस्ट रेट कैसे कम हुआ. इंटरेस्ट रेट तो फिक्स्ड है बॉन्ड का. तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है यील्ड का. तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज़ यील्ड एंड व्हाट वी मीन बाय द इंटरेस्ट रेट इफेक्ट. जो भी मैंने डिस्कस किया है जो इंटरेस्ट रेट के बारे में, इट इज़ नॉट अबाउट द कूपन रेट बट द इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जो आपको ओवरऑल वैल्यू जो आपको कैश फ्लो मिला ओवरऑल, उससे आपका डिसाइड होता है कि यील्ड कितना है. फॉर एग्जांपल अगर एक बॉन्ड है, 1000 रुपये का बॉन्ड है, 10% का इंटरेस्ट रेट कूपन है उस पर, आप 5 साल के लिए है. बट वही बॉन्ड अगर आप 1000 रुपये में नहीं खरीद कर 950 रुपये में खरीदते, तो ये जो 950 रुपये दे के जो आपको जो कैश फ्लो मिल रही है, इसके कारण आपका जो कूपन रेट 10% ही है बट यील्ड जो है ये बढ़ जाएगा. इट विल कम अराउंड 11.5%. आई विल शो इट हाउ इट कम्स. सो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड 4 पे. तो यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं. देखिए एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं. देखिए करेंट यील्ड क्या होता है, तो जो एनुअल कूपन पेमेंट है उसको करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दीजिए. सो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे 100 रुपया मिलता है 1000 रुपये के बॉन्ड पे पर साल का, तो ये सिंपल है, 10% का मुझे रेट मिल रहा है. तो ये 1000 रुपया पे 100 रुपया मुझे साल का मिला. इसका मतलब ये है कि 10% आपको इंटरेस्ट मिला. ये तब है जब आपने 1000 रुपया दिया उस बॉन्ड को खरीदने के लिए. इसी बॉन्ड को खरीदने के लिए अगर आपने 950 रुपया दिया, मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड्स ऑक्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि फेस वैल्यू 1000 रुपया है तो 1000 रुपये में ही आपको खरीदना है. ऑक्शन होता है एज पर जो भी मार्केट का सप्लाई डिमांड एंड करेंट इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से बॉन्ड का प्राइसिंग फिक्स होता है. तो अगर आपका वो बॉन्ड 950 रुपये में मिला तो आपको कितना होगा. अभी सोचिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ. अगर 1000 रुपया है, कूपन यहाँ पे 8% लिए, मान लीजिए 80 रुपया का एनुअल है, और मार्केट प्राइस 950 रुपया है, ठीक है. तो इसका यील्ड हो गया हमारा 80/950. दिस इज 8.42%. अगर 8% का कूपन है 1000 रुपये पे, इसको अगर 1000 रुपये में खरीदते तो ये 8% होता यील्ड. बट जस्ट बिकॉज आपने 950 में खरीदा है तो ये यील्ड हो गया 8.42%. ठीक है. अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एक यील्ड टू मैच्योरिटी. तो देखिए यील्ड टू मैच्योरिटी कुछ नहीं है, जो 5 साल का जो कैश फ्लो है आपका, मान लीजिए जो बॉन्ड मैंने डिस्कस किया 1000 रुपये का बॉन्ड है और 10% या 8% का रेट से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ. तो सारा जो कैश फ्लो है उसको आप डिस्काउंट करते जाइए, और डिस्काउंट करने के बाद वो जो प्रेजेंट वैल्यू है उससे इक्वेट करें. तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ. तो उससे यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट करते हैं. तो देखिए इट इज़ द डिस्काउंट रेट दैट इक्वेट्स प्रेजेंट वैल्यू of all future cash flows, coupon and redemption to current price. तो अभी देखिए इसको समझते हैं. मान लीजिए 1000 रुपया है, कूपन 80 रुपया है, तो मेरा प्राइस जो है 950 लेके चलते हैं. अभी अगर मुझे 950 रुपये में मिला वो बॉन्ड, मैच्योरिटी 5 साल का है, तो इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा. कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो यील्ड है ना जिसको मैं डिस्काउंट करता हूँ, वो जो इंटरेस्ट रेट, तो वो मेरा फिक्स तो है नहीं,
जब मैं डिस्काउंट करता हूँ तो मुझे वो किस डिस्काउंट पे मुझे ये 950 में मिल रहा है, वो जो डिस्काउंट रेट है वो मुझे बेसिकली आइटरेटिव प्रोसेस है एंड उसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, एक अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला है जो कि मैं दिखाऊंगा। एक्सेल में अगर आप करेंगे तो आईआरआर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से। बट इसको इससे समझिए कि बहुत सारा कैलकुलेटर है जो आपको दिखा देगी, अगर आप कैश फ्लो देंगे तो वो आपको बता देगी यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे एफडी आप अगर यूज़ करते हैं तो एफडी के टर्म में जो आपको ब्याज मिल रहा है, एफडी में क्या है कि आप अगर 1,000 रुपये डालते हैं और 10% का रेट से आपको ब्याज मिलता 5 साल के लिए, तो यील्ड टू मैच्योरिटी नथिंग बट 10% है। नो इश्यू यहाँ पे। यही यील्ड टू मैच्योरिटी विल बी डिफरेंट अगर मैं आपको ये बोलता कि 1,000 रुपया जो आप इन्वेस्ट नहीं करके आप पहला बार जो दिए पैसा ओनली 950 दिए, और अगर आपको 8% का रेट मिल रहा है, 10% नहीं 8% का रेट मिल रहा है, तो ये यील्ड टू जो मैच्योरिटी है ये आता है, यहाँ देखिए कैलकुलेट करके मैं दिखाया हूँ 9.23%। तो बेसिकली 950 पे ये आपको वही जो पैसा है 80 रुपया, 4 साल 80 रुपया और लास्ट ईयर में 1,080 रुपया, तो ये 5 कैश फ्लो आपको मिला और माइनस 950 अगर आप किए तो ये आपको 9.23% आपको मिल रहा है। इसको मैं आपको एक बार एक्सेल में करके दिखा देता हूँ। सो क्या होगा, बेसिकली पहला साल आपने 950 दिया, नेक्स्ट ईयर आपको 80 मिला, फिर आपको 80 मिला, फिर आपको 80, फिर 80 और नेक्स्ट आपको मिलेगा 1080। ठीक है, तो दिस इज़ द कैश फ्लो इस केस में। तो मैं इसको आईआरआर करता हूँ, सिलेक्ट कीजिए। तो ये 9% के अराउंड मुझे दिखा रहा है, इसको मैं देखिए। सो 9.3%, 9.3% का यील्ड। तो ये जो यील्ड है इंटरनल रेट, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो अभी देखिए अगर मैं यही बॉन्ड प्राइस अगर मुझे 950 का नहीं 500 रुपये में मिल जाता तो कितना यील्ड हो जाता। देखिए ये यील्ड मेरा 27.59% हो जाता। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट यील्ड। यहाँ पे मैं कुछ 24%, ओके देयर इज सम कुछ और वैल्यू लेके मैं किया हूँ। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट यील्ड, यील्ड टू मैच्योरिटी हो गया। अभी आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, डेट म्यूचुअल फंड। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि डेट म्यूचुअल फंड का, जैसे एक मैं ये एक्सेल उठा के दिखाता हूँ। तो आप अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ पराग पारेख का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है। ये बेसिकली प्रिडोमिनेटली डेट इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो देखिए बहुत सारा इस बॉन्ड्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। ये मोस्ट ऑफ द बॉन्ड्स आर, देखिए AAA, सॉवर्ण, महाराष्ट्र SDL, SDL मतलब स्टेट द्वारा इशू है, स्टेट डेवलपमेंट लिमिटेड और समथिंग लाइक दैट इट इज़। नाबार्ड का बॉन्ड है, कर्नाटका बॉन्ड है। अभी इसमें दो चीज़ें और नोटिस कीजिए, यहाँ जो है किस ये कूपन रेट है 7.33%। यहाँ देखिए इसका मैच्योरिटी डेट है 2031। अभी मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि इस म्यूचुअल फंड में नीचे में आप अगर आएंगे तो ये दिखाएगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ दिस इज द थिंग विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो क्या होता है, एक होता है म्यूचुअल फंड में, अभी तो म्यूचुअल फंड देखिए बहुत सारा डेट इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट करते हैं। अभी एज ए क्यूमुलेटिव एक डेट का आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव ये डेट म्यूचुअल फंड है, और अगर है तो मेरा प्राइस जो मार्केट वैल्यू है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे वैरी करेगा। 1% मान लीजिए RBI का रेट
इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, तो हाउ विल आई फाइंड कि हाउ माई इन्वेस्टमेंट विल फ्लक्चुएट। तो देखिए 3 चीज़ें ये सेबी द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है जो हर डेट म्यूचुअल फंड्स को देने होते हैं। एक है एवरेज मैच्योरिटी ऑफ द फंड, आप यहाँ पे देखें तो 4.62 ईयर्स है। दूसरा है मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ये 3.67 है। और तीसरा है मैकॉले ड्यूरेशन, ठीक है, मैकॉले ड्यूरेशन ये 3.82 है। और ये है YTM जो कि मैं यील्ड टू मैच्योरिटी आपको अभी एक्सप्लेन किया, दिस इज 6.6%। तो ये ओवरऑल जितना भी डेट है इनका कंसोलिडेटेड ये है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड्स जो भी फंड होता है उसका क्या मतलब होता है। देखिए ड्यूरेशन जो है 4 साल 5 साल, ये जो पीरियड्स है बॉन्ड का, इसको ड्यूरेशन बोलते हैं। तो ड्यूरेशन से मेजर ऑफ इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी। तो बेसिकली आप इसको ऐसे देखेंगे कि अगर इंटरेस्ट रेट मेरा घट बढ़ रहा है, ड्यूरेशन जो है उसका सेंसिटिविटी को इम्प्लाई करता है। तो अगर बहुत लंबा ड्यूरेशन है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव होगा, और अगर कम ड्यूरेशन है तो कम इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव होगा। तो इसको मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाया कि जस्ट बिकॉज मुझे जो कैश फ्लो है इन द कमिंग ईयर्स फ्यूचर्स वो कितना लॉन्ग है, उसके बेसिस पे मैं अपना बॉन्ड प्राइस को डिसाइड कर रहा हूँ। तो द सेम थिंग यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कैसे लॉन्ग ड्यूरेशन किसी भी बॉन्ड्स का है, दैट विल इफेक्ट मोर बिकॉज ऑफ चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। सो अगर इसको इन नट से अगर मैं आपको बोलूँ कि बैक ऑफ द एनवेलप आप कैसे समझें, तो अगर ड्यूरेशन 4 साल है, ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला आप समझिए, याद करके रख लीजिए कि अगर इंटरेस्ट रेट में 1% का चेंज हुआ और 4 साल का ड्यूरेशन है, तो इसका मतलब आपका जो फंड वैल्यू है और जो बॉन्ड का वैल्यू है वो 4% से फ्लक्चुएट करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इंटरेस्ट रेट 1% अप हो गया तो आपका बॉन्ड का वैल्यू या फंड का वैल्यू 4% गिर जाएगा, कीपिंग ऑल अदर थिंग्स इक्वल सेम, ठीक है। तो मैं बाकी और चीज़ों को कांस्टेंट रखा हूँ, बाकी और कोई चीज़ें चेंज नहीं होगा। सिर्फ इंटरेस्ट रेट अगर 1% से बढ़ा तो आपका बॉन्ड वैल्यू, जस्ट बिकॉज इसका ड्यूरेशन 4 है, एवरेज ड्यूरेशन, सो 4% मोटा मोटा आप रख सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर इंटरेस्ट रेट 1% से गिर गया तो आपका फंड का वैल्यू 4% से बढ़ जाएगा, जस्ट बिकॉज उसका एवरेज ड्यूरेशन 4 है। सो एवरेज ड्यूरेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो वेटेड एवरेज होता है। जो भी जितना भी डेट आपका रखा हुआ है, जैसे आप इस म्यूचुअल फंड में देखें, तो आप अगर इसको ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो इधर में देखिए ये परसेंटेज दिया हुआ है कि कितना परसेंटेज ऑफ द पोर्टफोलियो इस बॉन्ड्स का ये वेट है। अभी इस वेट को उसका जो ड्यूरेशन है उससे मल्टीप्लाई करके बेसिकली आप वेटेड एवरेज निकाल सकते हैं, एंड वेटेड एवरेज जो होता है उसको एवरेज ड्यूरेशन बोलते हैं। सो वेटेड एवरेज ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ ऑल द बॉन्ड्स इट होल्ड्स, ठीक है। ये हो गया एवरेज ड्यूरेशन, जो कि सबसे पहला आइटम यहाँ पे दिखाते हैं। आप नीचे आएंगे तो ये एवरेज ड्यूरेशन, एवरेज मैच्योरिटी ऑफ द फंड, दिस इज 4.62 इस फंड का, सो दैट इज 4.62 है। तो मैकॉले ड्यूरेशन में क्या है, देखिए मैकॉले ड्यूरेशन को ही बेसिकली सेबी यूज़ करती है अपना बॉन्ड्स को कैटेगराइज करने के लिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं, कितना है नहीं है। इसका एक फॉर्मूला ये कुछ नहीं है, बेसिकली ये भी वेटेड एवरेज टाइम है जो भी इट टेक्स टू रिसीव ऑल द कैश फ्लो। तो इसका एक अपना फॉर्मूला है। आप जैसे एवरेज ड्यूरेशन देखें वैसे ही इसको भी कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली इंडिया में अगर देखा जाए तो मैकॉले ड्यूरेशन जो है उसके बेसिस पे ही
सेबी और जो भी फंड्स है वो लोग डिसाइड करते हैं कि फिर इसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। मैं इसको आपको एग्जांपल एक दिखा सकता हूँ, देखिए यहाँ पे है। तो सेबी डिफाइंस कैटेगरीज लाइक दिस। सो अगर मैं कॉल ड्यूरेशन जो है वो एक दिन का है या उससे कम है, दिस इज ओवरनाइट फंड। लिक्विड फंड 91 डेज या उससे नीचे का है। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, दिस इज 3 to 6 months। लो ड्यूरेशन 6 to 12। मनी मार्केट लेस देन 1 year। यहाँ पे जो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड है इट इज़ ग्रेटर देन 7 years। तो 7 साल से ऊपर का जितना भी है उसको लॉन्ग ड्यूरेशन। 4 to 7 इज मीडियम टू लॉन्ग, 3 to 4 मीडियम, शॉर्ट ड्यूरेशन 1 to 3 years। तो दिस इज हाउ वी categorize based on call duration। मैं इसको फर्दर आपको एक्सेल में मैकॉल ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं इसका मैं एग्जांपल दिखाऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट मैकॉल ड्यूरेशन। इसके बाद आता है एक और मॉडिफाइड ड्यूरेशन। इट इज़ नथिंग बट मैकॉल ड्यूरेशन से ही मैं इसको डिराइव किया जाता है। एंड दिस इज़ यूज्ड टू टेल यू दैट हाउ मच इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव दिस फंड इज़। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं, इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ शायद इसमें। यहाँ देखिए आप, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सो 5 साल मैच्योरिटी का है बॉन्ड, 5 year मैच्योरिटी, 10% एनुअल कूपन, फेस वैल्यू 100। तो यील्ड मेरा 10% है, नो इशू। एनुअल कूपन 10 रुपीज़ है, कैश फ्लो मुझे 10 10 10 10 एंड 110। दिस इज द कैश फ्लो। प्राइस एज्यूम कर रहे हैं 100 रुपीज़, दैट इज कूपन इज इक्वल टू यील्ड। अभी मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू 10 रुपया का पहला साल पे, तो दिस इज 9.09 एंड इसको वेट दिए कितना है, वेट से ना कर दिए। सो 100 रुपया में 9.09 एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर ऑल द कैश फ्लो फॉर द फ्यूचर। एंड दिस इज हाउ वी गेट द वेटेड एवरेज ऑफ दिस कैश फ्लो। एंड ये जो डी मैक है दिस इज मैकॉले ड्यूरेशन, जो मेरा यहाँ पे निकल के आता है 4.17 years। अभी इसको इंट्यूटिवली कैसे समझें, इसको ऐसे समझिए कि जो पैसा आप लगा रहे हैं, जो पैसा आप दे रहे हैं, अगर उस पैसे को मैं समझूं कि मोटा मोटा वो पैसा मुझे कब वापस मिल जाएगा, तो अगर मेरा मोस्ट ऑफ द पेमेंट जो कि प्रिंसिपल पेमेंट 5th year में हो रहा है और उससे पहले जो कूपन है वो छोटा छोटा अमाउंट है, 10-10 रुपया का कूपन है, अब मेजर जो अमाउंट है मुझे 100 रुपया जो है वो बाद में मिल रहा है, तो मैं कैसे देखूँगा कि मुझे मोटा मोटा पैसा कब तक मिल जा रहा है, कब वापस मिल रहा है, ओवरऑल जो कैश फ्लो है। तो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। सो हम 5 साल के बाद जो 110 रुपया मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू 68 रुपीज़ ही है। ठीक है, तो उसका वेट हो गया 0.68। तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट कि ओके इतना वेट जो प्रेजेंट वैल्यू में जो पैसा मुझे मिल रहा है उसका वेट कितना है ओवरऑल में, 100 रुपया जो दिए हैं। तो उस वेट को मैं कैलकुलेट कर दिया और उसको ईयर से मल्टीप्लाई करके मुझे पता चला कि ओके ये नेट नेट मेरा जो ईयर है 4.17 ईयर्स है। तो इसका मतलब ये समझिए कि अगर मैं 100 रुपया रखा और जो नेट पैसा मुझे मिला वापस वो मोटा मोटा आप समझ सकते हैं 4.17 ईयर्स का एफडी मैं कराया बैंक में। इसको इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता, इसको ऐसे समझिए कि एफडी आप कराए 4.17 ईयर्स का, तो इसमें पैसा आपको थोड़ा पहले पहले मिल रहा है, तो इस कारण से ये 5 साल नहीं हो गया, 4.17 ईयर्स हो गया। अभी मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो कि जिससे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव कितना है कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कुछ नहीं है, इस मैकॉले ड्यूरेशन को डिवाइड करते हैं 1 प्लस यील्ड से। तो यील्ड मेरा 10% है, तो 1 प्लस 0.10 एंड इसको डिवाइड करें 3.79। तो इसका भी कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये सेंसिटिविटी मेज़र करता है एंड हाउ एक्यूरेट इट इज़। सो इसका मतलब ये है मॉडिफाइड ड्यूरेशन 3.79 का मतलब कि अगर यील्ड 1% से चेंज किया तो प्राइस जो है 3.79% से चेंज होगा। ओके,
तो बाकी आपको मैं बताऊँ डायरेक्शंस। तो अगर प्राइस अप हुआ, 1% यील्ड अगर 1% अप हुआ तो प्राइस विल बी डाउन। तो प्राइस कितना डाउन होगा? जस्ट बिकॉज मॉडिफाइड ड्यूरेशन 3.79 है, तो 3.79% से प्राइस मेरा डाउन हो जाएगा। ओके, सो मैं आपको अब नेक्स्ट इसका दिखाता हूँ कि सो एक सिंपल सा एग्जांपल में आपको सारा कुछ करके दिखाते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे यील्ड, कैसे कैलकुलेट करेंगे ड्यूरेशन एंड एवरीथिंग, और कैसे एक नेक्स्ट ईयर अगर कुछ प्राइस चेंज हो जाता है तो हाउ द बॉन्ड प्राइसेस गेट चेंज्ड। तो सपोज कीजिए एक ए है, वो परचेज किया कोई बॉन्ड, मान लीजिए गवर्नमेंट से, G-Sec से, फेस वैल्यू 1000 रुपया है, कूपन 10% का है, मैच्योरिटी 5 साल है। ठीक है, ये है मेरा बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक। अभी मैं परचेज कर रहा हूँ उस प्राइस पे, दैट इज़ 950 रुपीज़। तो 950 में मैंने इस बॉन्ड परचेज किया। तो इसका अगर मैं कैश फ्लो लिखूँ तो दिस इज़ 950, उसके बाद 100, दैट इज़ 0 पे मैंने 950 पे बॉन्ड परचेज किया, माइनस 950, 100 नेक्स्ट ईयर मिलेगा, फिर 100, फिर 100, फिर 100, एंड देन लास्ट ईयर में मुझे प्रिंसिपल प्लस 100। तो इसका यील्ड कैसे कैलकुलेट करें? तो मैं आपको इसके बारे में बताया था कि यील्ड जो है दिस इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो देखिए सेम नेगेटिव कैश, फर्स्ट इज 950 रुपीज़ आपने दिया, नेक्स्ट आपने 100 रुपीज़ मिलना है, फिर 100, फिर 100, फिर 100 एंड 1100 लास्ट में। तो बेसिकली इसको मैं IRR करता हूँ, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एंड मेरा जो कैलकुलेट करके ये निकलता है 11.37%। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सिंपल अगर बैंक में FD करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 11.5% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। दो इन द बॉन्ड में जो कूपन रेट है वो 10% है, बट बिकॉज आप 1000 रुपया नहीं दे रहे हैं फर्स्ट ईयर में, आप 950 ही दे रहे हैं, तो ये आपका जो यील्ड निकल के आ रहा है वो 11.5% का ऑलमोस्ट यील्ड निकल के आ रहा है ना। अगर सपोज कीजिए इसी का आपने ये पहला साल में खरीदा, उस साल में यील्ड आपको 11, 11.5, 11.4% का मिला। अभी नेक्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर 2 हुआ, आपको पहला साल का 100 रुपया मिल चुका है, 950 रुपया दिए, 100 रुपया आपको मिल चुका है। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट जो है गिर गया, 8% हो गया। तब क्या होगा? सो अब मेरा बॉन्ड प्राइस कैसे रिफ्लेक्ट होगा? तो आइए इसको समझते हैं, सेम चीज़। तो अभी सेकेंड ईयर में आ गए, पहला साल तो आपका हो गया यहाँ पे सेकेंड ईयर में। तो ये जो प्राइस है, ये प्राइस मुझे ट्रायल एंड एरर से यहाँ पे करके देखना पड़ रहा है। इसको बैक कैलकुलेट करते हैं बेसिकली, इसको आप पहले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसको पहले मैं बताएंगे कि देखिए, आप अगर बॉन्ड प्राइस कुछ भी होता तो इस बॉन्ड का क्या है, नेक्स्ट ईयर 100 रुपया मिलेगा, फिर 100 रुपया मिलेगा, फिर 100 रुपया मिलेगा, और उसके बाद 1100 रुपया मिलेगा। ठीक है, अब ये जो है ये मेरा 8% का इंटरेस्ट रेट है, बिकॉज अभी प्रिवेलिंग रेट इंटरेस्ट रेट 8% है। तो मुझे ये कितना होना चाहिए, कितना मैं दूँ जिससे मुझे YTM जो 8% हो जाए। तो अगर मैं इसको 1000 रुपया देता मान लीजिए, तो देखिए 10% का यील्ड दिखा रहा है, बट 10% तो यील्ड है नहीं अभी। तो मुझे इस बॉन्ड का प्राइस को और बढ़ाना पड़ेगा, मान लीजिए 1050 करते, तो देखिए यील्ड मेरा 8.47। तो नहीं, मुझे और भी ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी प्रिवेलिंग मार्केट में 8% है। तो मैं इसको मान लीजिए 864 करता हूँ, तो देखिए 8.6 ऑलमोस्ट 8% के आ गया। तो इससे मुझे बैक कैलकुलेट करके मुझे ये समझ में आ रहा है कि 1064 रुपीज़ शुड बी द बॉन्ड प्राइस इन ईयर 2। सो अगर आप आज के डेट में ईयर 2 में अगर इस बॉन्ड को सेल करते जो आपने 950 में ख़रीदा है, तो आपको
ऑलमोस्ट 1065 रुपीज़ या 64 रुपीज़ मिलता। तो आपने 100 रुपया तो इधर कमाया, प्लस ये बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट रेट घटा इस कारण से। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैसे आपको यील्ड घटने से, इंटरेस्ट रेट घटने से कैसे बॉन्ड प्राइस चेंज हो गया। क्लियर हो गया। अभी मैं आपको इसमें ही कैसे मैकॉले ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका भी एग्जांपल्स दिखाता हूँ। सो मैकॉले ड्यूरेशन में आप देखिए कि फर्स्ट ईयर, दिस इज आप जो कैश फ्लो में दिखा रहा था, आप यहाँ देखिए तो यील्ड मैं निकाल चुका हूँ पहले 11.37%। सो मैं फर्स्ट जो कैश फ्लो है इसको मैं डिस्काउंट कर दिया। देखिए 1 प्लस B8 नथिंग बट दिस इज 11.3%। सो इससे मैं डिस्काउंट करते हुए इसे सेकेंड ईयर में स्क्वायर कर दिए, थर्ड ईयर में क्यूब कर दिए। तो सिमिलरली मैं 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया मैकॉले ड्यूरेशन के लिए। सो टोटल मेरा देखिए मैं प्राइस चेक किया तो दिस इज़ माई 950। अगर मैं इसको कैलकुलेट ऐड करें तो दिस इज 950। आप देखिए दिस इज द सम ऑफ इट प्रेजेंट वैल्यू। बिकॉज आप ये सम कैसे हो गया, बिकॉज 11.37% मैं उधर से ही निकाला हूँ वापस। तो यहाँ पे सम 950 हो गया। तो ये मैंने वेटेड एवरेज निकाल लिया। अब इसका वेटेड सम करूँगा। ठीक है, यहाँ सम करके मैं यहाँ पे कैलकुलेट किया हूँ जो इसे डिवाइड करके। तो देखिए यहाँ पे 4.14 मेरा मैकॉले ड्यूरेशन कैलकुलेट हो रहा है। ओके, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मैकॉले ड्यूरेशन। नथिंग बट आप जो भी कैश फ्लो है, फ्यूचर कैश फ्लो, उसको आप प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेट कर लीजिए और उसको वेटेड ईयर से उसको मल्टीप्लाई करके जो भी प्राइस है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली दिस इज मेरा मैकॉले ड्यूरेशन। आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, इसका अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला भी अवेलेबल है इंटरनेट पे। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द मॉडिफाइड ड्यूरेशन? दिस इज फॉर द रेट सेंसिटिविटी, इसको कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी कितना होगा वो कैलकुलेट करने के लिए। तो ये मैक ड्यूरेशन जो है, ये मैक ड्यूरेशन को डिवाइड करते हैं 1 प्लस YTM से जो भी यील्ड है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट 3.72 ये मेरा आया। तो इसका मतलब ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट 1% चेंज होता तो मेरा जो बॉन्ड प्राइस है 3.72 चेंज होता। दिस इज व्हाट वी सेड। अभी देखिए ये जो यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैं करके दिखाया, इस एग्जाम्पल में अभी आप सोचिए कि मेरा इंटरेस्ट रेट कितना चेंज हुआ। YTM 11.3 था फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में चेंज इन यील्ड जो है वो 3.3% का हुआ और चेंज इन बॉन्ड प्राइस हुआ 115 रुपया का। 950 से 1065 में लिया हूँ तो 115 रुपया का मुझे बॉन्ड प्राइस में चेंज हुआ। तो अगर मैं चेक करूँ तो दिस इज मेरा 12.1% का चेंज इन बॉन्ड प्राइस है। ठीक है, अभी मैं उससे ही कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए 3.3% का यील्ड चेंज हुआ, 3.3 इंटू मॉडिफाइड ड्यूरेशन 3.72, इट कम्स टू 12.3, ऑलमोस्ट इक्वल, नियर। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। आपको मैं पहले यहाँ से भी दिखा दिया कि हाउ इट कम्स टू बॉन्ड प्राइस कैसे मेरा डिटरमाइन हुआ बेस्ड ऑन द फ्यूचर कैश फ्लो एंड गिवन द रेट आज के डेट में जो इंटरेस्ट रेट है, एंड हाउ मॉडिफाइड ड्यूरेशन से भी मैं बैक चेक करके आपको दिखाया कि हाउ इट इज कमिंग टू द सेम वैल्यू 12.11% या 12.4%. So approximate value we can see. I hope this is, इससे क्लियर हो गया आपको कि ऑल द जो भी टर्मिनोलॉजीज है बॉन्ड्स में वो कैसे इफ़ेक्ट करता है, कैसे आप उसको रीड करें। और अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड का अगर आपको देखना है कि मेरा एवरेज ड्यूरेशन क्या है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या है, मैकॉले ड्यूरेशन क्या है, तो आपको अब समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। सो अगर मैं इसी पूरा ये समझने के बाद अगर मैं आज इस पराग पारिक कंजर्वेटिव फंड्स को रीड करने का ट्राई करूं तो मुझे ये समझ में आएगा इससे कि देखिए यील्ड टू मैच्योरिटी 6.6% है। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ और अगर मेरा ड्यूरेशन आप मान लीजिए 4 साल 4.5 साल के लिए मैं रखता हूँ
तो आई कैन अप्रॉक्सीमेटली समझ सकता हूँ कि मुझे 6.6% का रिटर्न जो है ईयर ऑन ईयर मिल जाएगा उसके अराउंड। मॉडिफाइड ड्यूरेशन से मुझे ये पता चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट कितना सेंसिटिव है। अगर 1% का चेंज होने पे 3.6% का इसका प्राइस चेंज होगा फंड का। मैकॉय ड्यूरेशन से मुझे ये पता चल रहा है कि ये ओवरऑल 3.8 ईयर्स में मुझे पैसा जो है वापस आ जाएगा इस फंड से। तो अगर 3.8 ईयर्स ऑलमोस्ट 4 साल अगर मैं पैसा रखूं तो मुझे इंटरेस्ट रेट के कारण इधर उधर जो भी चेंज होता है उससे मुझे ज़्यादातर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, so this is how we read based on whatever we have learned. So I hope it will help you in selecting the debt fund in going forward. और बाद में आप अगर कभी भी इसको देखेंगे तो आपको ये जो टर्मिनोलॉजीज है इसमें इसको समझ के आपको डिसाइड करने में हेल्प होगा कि आपको किस तरह के फंड चूज़ करने चाहिए और किस तरह के रिस्क इसमें है। Okay, so thanks for joining.